अच्छा। नमस्कार, स्वागत है आपका संदेश पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक बहुत ही दुखदाई एक स्टोरी है जिसको लेकर आज बात करनी बहुत जरूरी है। आखिर घर लौटने की एक जो सामान्य सफर हमेशा होता है, नोएडा से एक दिल दहलाने वाली घटना में वो तब्दील हो गई। एक आम आदमी जब ऑफिस से लौटता है, कभी किसी ने सोचा होगा कि वो लौटते लौटते कोहरे, घने कोहरे और अंधेरे में एक वो ड्रेन के अंदर वो गिर जाएगा और वहां पर एक बेसमेंट पे उसकी गाड़ी एक ऐसी जगह होगी जहां पर अथाह पानी होगा और उस पानी में वो आदमी डूब के मर जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिसका नाम युवराज था। वो गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और देर रात जब वो लौट रहा था अपने घर, सेक्टर 150 नोएडा का वो रहने वाला था। जब वो लौट रहा था तो उसकी गाड़ी एक ड्रेन के अंदर चली गई क्योंकि घना कोहरा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी और वो एक जगह जाकर उसकी गाड़ी एक बेसमेंट में, जहां पर बहुत सारा पानी था, वो गाड़ी उसकी फंस गई। उस लड़के ने इतनी भी हिम्मत की कि वो कम से कम गाड़ी के रूफ के ऊपर खड़ा होकर उसने अपने पिताजी को फोन लगाया कि पिताजी मुझे बचा लो, मैं मेरी गाड़ी मेरी फंस गई है। वो लड़का चिल्लाता रहा। उसके फादर ने पुलिस को, एसडीआरएफ को, एनडीआरएफ की टीम्स को इत्तला भी किया, लेकिन वो सारी टीमों के पास जब वो लोग पहुंचे तो उनके पास कोई तैराक नहीं था, कोई पानी में जाने के लिए तैयार नहीं था और अंत में आकर उस 27 साल के लड़के ने दम तोड़ दिया। क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा था कि पुलिस की टीम जब वहां पहुंची भी उसके पास कोई तैराक नहीं था, बल्कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनमें से एक डिलीवरी बॉय था मुनिंदर। उसने कहा कि उसने कोशिश की थी और वो उसने अपने कपड़े उतार कर वो सीधा पानी के अंदर गया और 50 मीटर वो तैर कर उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो 27 साल का जो सॉफ्टवेयर था वो उसको नहीं मिला और उसने ये सारी बातें बताई हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बारे में सोशल मीडिया पर लोग बहुत लिख रहे हैं और हमारा सिस्टम कैसा है, पुलिस कैसी है। 2 घंटे बाद हेल्प आती है, फादर उसके कॉल करते रहे, लेकिन और जब टीम वहां पहुंची भी तो उसमें कोई तैराक ही नहीं था। आखिर ये किस तरीके का सिस्टम है? और जिस परिवार का वो 27 साल का लड़का गुजर गया, आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी। और अभी 2 साल पहले उसके माँ की मौत हुई थी और आज उस लड़के ने भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो आज सोचिए उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये लापरवाही थी, आज इसका जो पूरा एक जिम्मेदारी है, आज इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा या फिर एक ये आई गई घटना हो जाएगी जिसको कि 4 दिन में हम सब बात करेंगे और फिर उसके बाद भूल जाएंगे। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सर्वेश त्रिपाठी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष शर्मा है। अभी थोड़ी देर में सिद्धार्थ शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आप सभी का स्वागत है। और आज की चर्चा मैं सर्वेश से शुरू करती हूँ। सर्वेश, आपने पूरी कहानी पढ़ी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोग गुस्सा इसलिए जाहिर कर रहे हैं कि ये ऐसी चीज थी जो कि जिससे कि उस लड़के को बचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी आज हमारा सिस्टम ऐसा था, हमारे पुलिसिया सिस्टम हमारा ऐसा था कि आज सारे लोगों के होने के बावजूद आज उस 27 साल के लड़के को नहीं बचा पाया कोई। क्या कहेंगे इस पर? आज किसकी लापरवाही कही जाएगी इसमें? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो मैं बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है और ये जो शोक संतप्त परिवार है, उसको मेरी पहले तो अ, माय डीप कंडोलेंसेस। मेरे पास शब्द नहीं है कि आखिर जिस बिना किसी गलती के उस 27 साल के नवयुवक की जान गई, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है ऐसा होने से। और ऐसा नहीं है कि दुखद होने के साथ-साथ बहुत शर्मनाक है, प्रशासन के तौर पे, शासन के तौर पे और एक समाज के तौर पे, कि ये कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं था कि 2 गाड़ियाँ लड़ गईं। वो अपना काम करके लौट रहे थे। उनको क्या पता था कि सामने ऐसा होगा? तो ये तो प्रशासन द्वारा डा लाई हुई मौत है, सिंपल सी बात है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेगी सरकार? हालाँकि मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद है नहीं। ये राजनीतिक विषय कतई नहीं है, लेकिन क्योंकि एक जान गई है, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि ये सरकार ऐसी है जो इनसे बहुत बड़े-बड़े मामलों पे, जहाँ कई जाने गई, वहां पे आज तक अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं हो पाई। तो यहाँ पे तो ये क्या करेंगे? इनको जागने में इतना समय लगा। आप खुद ही स्क्रॉल चल रहा था नीचे, मैं देख रहा था। और इतनी अभी तक आधिकारिक बयानों में कितनी कमी रही, आप खुद देखिए कि किसी बहुत तीन आज की घटना है भी नहीं है। तो इसमें और शर्मनाक इसलिए भी है कि चलिए प्रशासन, मैं बात कर रहा था, मैं भी यहीं रहता हूँ गाजियाबाद, नोएडा
में जो भी रहने वाले हैं वो सब जानते हैं उस एरिया को, सेक्टर 150 में। और ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है, पहली जान गई जो लोगों के नजर में आई। इससे पहले एक्सीडेंट्स होते रह रहे हैं, वहीं सेम प्लेस पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और ये आज से नहीं खुला था वो। इससे पहले प्रशासन ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्यों संज्ञान नहीं लिया, ये बहुत। और इसके कुछ तो बता रहे थे कि उन्होंने लिखित में कंप्लेन्स दी थी इसके लिए, लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे, किसी की नजर नहीं गई उस पे। और जब ये अब जान गई है, तो ये जान जाने के बाद भी बहुत नहीं, आप ये कह सोती रहे रही हैं सरकार। सर्वेश, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। आपने कहा कि ये एक ऐसा पॉइंट था सेक्टर 150 नोएडा का जहां पर इसके पहले भी लोगों ने कंप्लेंट किया, तो पुलिस ने कोई सुध क्यों नहीं लिया? अगर इसके पहले भी कई कंप्लेंट्स गई थी और बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ, वहां पर किसी तरीके के कोई इंतजाम नहीं किए गए। आप पुलिसिया तंत्र हमेशा प्रियम्प्ट करता है कि मान लीजिए कि ऐसा डेड पॉइंट है और रेड, अगर एक ब्लैक स्पॉट है ऐसा जहां पर इस तरीके के एक्सीडेंट्स अक्सर होते हैं, तो वहां पर तो और ज्यादा चौक चौबंद रहना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके टीम वहां पहुंचती है, पहुंचने में ये कहा जाता है कि बहुत सारी छड़ें थी उस बेसमेंट के अंदर, पुलिस वाले शर्मनाक, उसको। मैं उसी लिए कह रहा था कि शर्मनाक इसलिए भी है नीलू जी, कि मैं पढ़ रहा था और कई टीवी चैनल्स पे भी देखा उसका, मोनिंदर का। हालांकि उसकी बहादुरी को सलाम है कि उसने प्रयास किया, इज नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, लेकिन उसके बाद भी उसकी आत्मा जागी और उसने पूरा प्रयास किया, जो भी हर संभव प्रयास कर सकता था उसने किया। वो उसका ये कहना, इस पे ये जांच का विषय है, इस पे बहुत बड़ी जांच बैठाई जानी चाहिए कि ये कौन वर्दीधारी थे जो इतने इनको शर्म नहीं थी, वो बैठ के इंतजार कर रहे थे कि ठंड, क्या ठंड का सीजन खत्म होता तो ठंड को उसने लिखा है कि पुलिस वाले ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ठंड बहुत है। ठंड के नाते या डर के नाते, वर्दी पहन के डर दिखाते हुए आप जान, सामने से जान चली गई। वो चिल्लाता रहा, उसने फोन भी किया, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। एनडीआरएफ इज ट्रेन फॉर इट, एसडीआरएफ इज ट्रेन फॉर इट। इससे बहुत बड़ी बड़ी त्रासदियों के लिए ही बनी ही है। और कौन से डिजास्टर को बचाएंगे अगर आप एक जान नहीं बचा पा रहे हैं? और जहां पे भी पानी में गोताखोर होते हैं, क्या वो इसलिए गोता नहीं लगाएंगे कि नीचे रॉड हो सकती है? और अगर हो सकती है, आप समझिए ये राजधानी क्षेत्र का मामला है, दिल्ली से सटे नोएडा का मामला है, एक मॉडर्न जगह का मामला है जहां सारे विकास, सारी चीजें मौजूद हैं, सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो ये रूरल एरिया में जहां फोन नहीं पहुंचेगा, जहां वो कोई फोन नहीं कर पाएगा, वहां पे कैसे बचाएंगे हम लोगों को? तो हमें तो सरकारी तंत्र के तौर पर हम इतने विफल हो चुके हैं इस प्रदेश में कि हम जाने ऐसे ही जाती रहेंगे। जब हम नोएडा में नहीं बचा पा रहे, तो हम कहाँ देवरिया में, कहाँ हरदोई में, कहाँ भदोई में बचा पाएंगे लोगों को? और ये इन वर्दीधारियों को, जो भी वहां स्पॉट पे थे और जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, उनको सीधे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको घर भेजा जाना चाहिए। ऐसे लोग वर्दी पहनने लायक है ही नहीं, ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन पहली चीज तो उनको भी करना चाहिए, जितने भी प्रशासन में लोग बैठे हैं, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों को, इन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार खुद जिम्मेदारी ले कि इतने बड़े बड़े नेता नोएडा से आते हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं वहां, आज तक क्या उतनी बड़ी बड़े, अभी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, पूरा नोएडा गाजियाबाद सब घूम रहे थे, सारे बड़े बड़े नेता नोएडा में दिखाई देते हैं, क्या उनकी गाड़ी नहीं जा रही क्या गड्ढों में? ये जो गड्ढा है, ये विकास दर्शाता है हमारे प्रदेश का और देश का। ये नोएडा दिल्ली में जब ये हो रहा है, तो बाकी जगहों की हालत क्या होगी? ये विश्व गुरु भी बना लेंगे, ये जापान बन जाएगा, क्योटो बन जाएगा, एम्स्टर्डम बन जाएगा, लेकिन ये नोएडा में जाने जाती रहेंगी और ये इसकी सुध नहीं लेंगे। तो ये जो जान गई है, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर है। इसमें जो भी जिम्मेदार हैं, मैं यही चाहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी लें और इस पे त्वरित कार्रवाई हो। और वो वर्दीधारी जिस भी फोर्स में थे, एनडीआरएफ में, एसडीआरएफ में, स्टेट पुलिस में, जो वहां रिस्पॉन्डर्स थे, जिन्होंने बैठ के तमाशा देखा, बस एक जान जाते देखी, ये खून उनके हाथों पे है। ये अगर ऐसा होता है तो ये मौत नहीं है, ये मर्डर है। ये प्रशासन द्वारा मर्डर है, ये शासन द्वारा मर्डर है। और जो भी जिम्मेदार हो, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल। अब मैं मनीष जी के पास आती हूँ। मनीष जी, अनम्यूट कर लीजिएगा आप, कि आप इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? दिल दहलाने वाली ये घटना है। आज युवराज मेहता के साथ ये हुआ, आज किसी के साथ भी हो सकता है। और जो बात सर्वेश कह रहे हैं, सर्वेश उसी इलाके में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट था सेक्टर 150 नोएडा का जहां पर इस तरीके की घटनाएं अक्सर होती थी, लेकिन बावजूद इसके न पुलिस तैयार थी, ना पुलिस मदद करने के लिए तैयार है। बताइए ये किस तरीके का एक्सपेक्टेशन है कि वहां बहुत छड़ लगी हुई है, उसके अंदर हम जाएंगे नहीं। आप पहुंचते हैं लेकिन आपके टीम में कोई तैराक नहीं होता। आखिर उस पिताजी के ऊपर, उस युवराज के फादर के ऊपर आज क्या बीत रही होगी? नहीं, ये पहली बात तो इसको नॉर्मल संवेदनहीनता की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है, ये एक तरह से मौत है। अगर आप इसको ठीक ढंग से देखिए तो मैंने एक तरह से मरने दिया गया। पहले भी
ठीक दिल्ली में ही या नोएडा के इलाके में ही सीवर में मरते हुए आपने देखा होगा। आज के दौर में भी कानून है सफाई कर्मियों को लेकर के, उन्हें सीवर में आराम से कानून का उल्लंघन करते हुए, सरकार ही कानून का उल्लंघन करते हुए उन्हें सीवर में घुसने देती है। हर साल 50-100 मर जाते हैं और उसको लेकर के शासन में, प्रशासन में उन मौतों को लेकर के बेहद संवेदनहीनता ऑलरेडी पहले से बनी हुई। जब आप स्टेट जो है, जब पुलिस तंत्र को, नौकरशाही को अगर पॉलिटिकल कार्रवाई में इन्वॉल्व कर दे, पॉलिटिकल संगठन में तब्दील कर दे, उसको जितने संवेदनहीन कार्रवाइयां हैं उसमें इन्वॉल्व कर दे। आप देखिए जितने पुलिस तो एनकाउंटर कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके सामने तो बड़ा सवाल ये है कि योगी जी का काम ये है कि 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। वो आप ध्यान दीजिए। पुलिस जो कार्रवाइयों में रहती है आमतौर पे कस्टोडियल डेथ आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। पुलिस के संरक्षण में ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप अगर देखें तो दलित और माइनॉरिटी पे लिंचिंग बढ़ गई है और पुलिस लिंचिंग करने वालों के पक्ष में खड़ी होती है। तो बराबर जो स्टेट है, जो हमारे जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उसको संवेदनहीन कार्रवाइयों में लगातार इन्वॉल्व किए हुए, ये संवेदनहीनता अपने आप वहां नहीं आ रही है। ये पुलिस अगर वहां बैठ के इतना देर तक, ये मैंने चकित कर देने वाली कार्रवाई है। मैंने संवेदनहीनता की चरम पराकाष्ठा है ये। आप देखिए कि वहां बैठ करके वो इंतजाम कर सकते थे, लेकिन उनको ये लगता है कि ऊपर हमारे, इसको लेकर के हमारे ऊपर कोई कार्रवाई, हमारे ऊपर, हमको लेकर के इसको, हमको बहुत कहीं किसी ऊपर राजनीतिक नेतृत्व को कोई जवाब देना होगा, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। जनरली इतना ज्यादा फ्री कैसे रह सकती है पुलिस? वहां 2 घंटे तक वो नौजवान जो है गुहार लगाता रहा और वहां दिल्ली नाक के नीचे जो है आप कोई सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं, तो नहीं दे पा रहे हैं ये सवाल नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। उसी दिल्ली में सारा सिस्टम होते हुए सीवर में मर रहे हैं दलित। इसी यूपी में पूरा एक जबरदस्त पुलिस व्यवस्था होते हुए भी आप देखिएगा कि दलितों पे, माइनॉरिटी पे अटैक हो रहे हैं, गरीब लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, जेलों में भरे हुए हैं, कस्टोडियल डेथ हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये स्टेट की संवेदनहीनता का सवाल है, चरम संवेदनहीनता का सवाल है। और अगर उसको नॉर्मल स्टेट की तरह ना देखा जाए, योगी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, 14 के बाद के स्टेट की बात कर रहा हूं, उसके पूरे 14 के बाद का जो स्टेट है, वो स्टेट 14 के पहले के स्टेट से कभी किसी दौर में समीक्षा होगी। स्टेट की क्रूरता का जो अगर कोई ग्राफिक्स बनेगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 2000 से लेकर के 2014 तक का और 14 से लेकर के 2025 तक का कोई ग्राफिक्स बनेगा, आप उसमें देखेंगे कि जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये प्रायोजित क्राइम है। एक उसी दिशा में पूरे तंत्र को और अपने समर्थकों को, स्वायत्त संस्थाओं को, नौकरशाही को, पुलिस को उसी दिशा में ढकेला जा रहा है और उसको कुछ काम दे दिए गए। वहां बहुत फिक्स काम है, कहां आपको संवेदनशीलता दिखानी है, कहां आपको बहुत ज्यादा सक्रिय दिखना है और कहां आपको जो है बिल्कुल आप निष्क्रिय रह सकते हैं, आप बच सकते हैं। अभी तक डीएम बर्खास्त हो जाना चाहिए वहां पे। अगर आप ध्यान दीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेंटर पॉइंट होता है जिलाधिकारी होता है। अब वो जिलाधिकारी कौन है वहां पे आप जानती होंगी, वो ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। अगर आप ध्यान दीजिए, जो अभी के दौर में सबसे बड़े चहेते हैं मोदी सरकार के, योगी सरकार के, उनकी लड़की हैं जिनको कि स्पेशली ये इनाम दिया गया है। आप ध्यान दीजिए कि उनको वो बनाया गया है वहां पे डीएम। क्या उसको बर्खास्त करने की हिम्मत है? ये कुछ सीओ को कर दिया, कुछ इसको कर दिया, कुछ उस पर कार्रवाई कर लिया, बिल्कुल नहीं। वहां से कोई बयान तक नहीं आएगा, आपको कोई जवाब तक नहीं आएगा। नोएडा डीएम का, वहां के डीएम का, जहां उसके आसपास के लोगों का जो इस तरह के नौकरशाही है, जो पॉलिटिकल नेतृत्व है, उसकी चुप्पी आप देख लीजिए ना। तो मेरा ये कहना है कि उनको ये लग रहा है कि ये सब कार्रवाइयों के बावजूद भी उनको राजनीतिक रूप से कोई संकट नहीं खड़ा होगा, ये उनको फीलिंग है। यहां से उनका सवाल है। इस सरकार को लग रहा है कि इन सारी संवेदनहीनता के बावजूद वो समाज को बांट करके अपनी राजनीति को ताकतवर बनाए रखेंगे और इस तरह के संवेदनशील मसलों को डाइवर्ट करते रहेंगे। इस तरह के संवेदनशील मसले पे अपने जनाधार को हम संवेदनहीन बनाए रखेंगे और उसको दूसरे दिशा में डाइवर्ट करते रहेंगे। ये उसकी दिशा है। लेकिन हमको लग रहा है कि ये 24 के बाद ये उनके इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर के, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस समय उनकी राजनीति डाउन हो रही है। तो ये सवाल भी देखिएगा बनेगा। ये सवाल भी ये कोई मामूली सवाल नहीं है।
इस तरह की जगहों पे किस तरह का नौजवान का इस तरह से चले जाना, ये सवाल बनेगा। अब उनकी राजनीति इतनी प्रभावी नहीं है कि जो इस तरह के हत्या को दबा सके, उस पर चर्चा न होने दे, उसको डिबेट न बनने दे, उसको आंदोलन का मुद्दा न बनने दे, उसको लेकर के समाज में संवेदनशीलता खत्म कर दे। वो दौर उनका बीत चुका है। हमको लगता है कि ये अभी भी बीजेपी को भ्रम है कि ये सब करके भी यूपी में हम बने रहेंगे। हमको लगता है कि ये सवाल भी देखिएगा उस पूरे जोन में आप जो मध्यवर्ग है, जो आमतौर पे अपने आप को योगी काल में, मोदी काल में जो मध्यवर्गीय हिस्सा है, जो आमतौर पे टेक्नोक्रेट है, मैनेजमेंट में है, बैंक में है, नौकरशाही के तमाम हिस्सों में है, वो अपने आप को उसका एक लगाव था इस सरकार से लंबे समय से। वो उसका एक ओपिनियन मेकर बना करता था। आमतौर पे आप देखिएगा कि एक मध्यवर्गीय जो हिस्सा था, वो आमतौर पे उसका ओपिनियन मेकर बना हुआ था इस सरकार का। वहां ये देखिएगा कि बड़ा झटका लगेगा। ये इधर बीच वहां भी एक मोहभंग की प्रक्रिया शुरू हुई। उस मध्यवर्गीय हिस्से में भी जो हिंदुत्व के साथ विकास के साथ हिंदुत्व के साथ विकास की राजनीति को सकारात्मक ढंग से देखना चाह रहा था, वहां भी इस राजनीति का ध्वंसीकरण, वहां भी इस राजनीति का एक्सपोजर देखिएगा इन घटनाओं के जरिए कई गुना बढ़ेगा। और इसका परिणाम आपको आने वाले समय में आपको जल्दी ही दिखना शुरू होगा। हाथ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आज कितने भी हम शब्द इस्तेमाल करें इस पूरी स्टोरी के लिए कम है, और क्योंकि आज बार बार ये लगता है कि किस तरीके से मरने दिया उस लड़के को पुलिस वालों ने। सब वहां खड़े थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के लोग, लेकिन सब ये कहने लगे कि अरे ठंड बहुत है, वहां पर छड़ बहुत सारे थे बेसमेंट में, इसलिए हम जा नहीं पाए। ये आखिर इस तरीके का एक्सप्लेनेशन, क्या इससे क्रूर और कोई चीज हो सकती थी? आज हम युवराज मेहता की मौत के लिए किसको आज हम जिम्मेदार ठहराएं? और इसमें जवाबदेही, सवाल यह है कि अब इसमें जवाबदेही कैसे तय होगी? जी देखिए, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है। किसी भी सरकार का सबसे पहला प्राथमिक कर्तव्य होता है अपनी नागरिकों को सुरक्षा देना। वो सरकार दुनिया की कहीं भी सरकार हो, किसी भी तरह का वहां पर तंत्र हो, दुनिया भर की सरकारों का पहला कर्तव्य होता है नागरिकों को सुरक्षा देना। चाहे वो नॉर्थ कोरिया की तानाशाही हो, चाहे सऊदी अरब जैसी राजशाही हो, भारत जैसा प्रतिनिधि लोकतंत्र हो, या स्विट्जरलैंड जैसा सहभागी लोकतंत्र हो, कहीं पर भी नागरिकों की सुरक्षा देना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होता है। क्योंकि नागरिक अपने आप में सुरक्षित होने के लिए उसको जो चीजों की जरूरत है वो नागरिक के पास होती नहीं है। आपने नागरिक को अपना पुलिस रखने का हक नहीं दिया है, नागरिक को अपना बंदूक रखने का हक नहीं दिया है, नागरिक को अपनी रक्षा कर लेने का कोई हक नहीं दिया है। ये सब चीजें आपने सरकार नाम की इकाई अपने पास रखती है। उसके पास पुलिस भी है, उसके पास सेना भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास मैन पावर भी है, उसके पास एनडीआरएफ नाम की चीज भी है। मुझे बताइए, एक व्यक्ति अगर अपने घर से निकला है कोई काम करने के लिए, तो वो अपने ढंग से जा रहा है, अचानक उसके साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो स्वाभाविक है उसकी तो क्षमता नहीं है उस दुर्घटना से पार पाने की। सरकार नाम की इकाई का सबसे पहला काम इसीलिए तो है। लेकिन होता यह है कि जी, जिस तरह से मनीष भाई ने कहा या सर्वेश जी ने कहा, जब सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा के बदले उपदेश देना हो जाता है तब ऐसा ही होता है और नाहक एक जान चली जाती है। और जिस तरह से सर्वेश जी ने कहा कि सिस्टम के ऊपर, सिस्टम ने मर्डर किया है यहाँ पर एक व्यक्ति कि कोई उसके मरने की जरूरत नहीं थी, एक उसके साथ राह चलते एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना होती है, किसी के साथ भी दुर्घटना होती है, तो दुर्घटना होते ही उसका उपचार होना और उस चीज को ठीक करना, ये तो काम ही है सरकार का। सरकार के अलावा कोई दूसरी इकाई ये काम नहीं कर सकती। और ऐसे में अगर ये काम नहीं, आपकी आवाज चली गई है सिद्धार्थ, आपकी आवाज चली गई है सिद्धार्थ, आई कैन नॉट हियर यू। सिद्धार्थ, आप ऑडियो चेक कर लीजिए अपना। हाँ, मेरा ऑडियो ठीक हो गया होगा। हाँ, बोलिए। तो कोई भी सरकार की प्राथमिकता होती है सुरक्षा देना। सुरक्षा के बदले पिछले 10 साल से हम भारत में देख रहे हैं सरकारें बहुत ज्यादा उपदेश देती हैं, और जब बहुत ज्यादा उपदेश देंगी तो ऐसा ही होगा, नागरिकों की सुरक्षा में खलल पड़ेगा। एक दो तीन डाटा पॉइंट है जो कि लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। भारत में कुल मिलाके जो पुलिस की संख्या है, कुल मिलाके भारत को 23 लाख पुलिस, भारत सरकार के अनुसार 23 लाख पुलिस के पद, कुल मिलाके 23 लाख पुलिस के पद हैं।
आपको आश्चर्य होगा, इसमें से 6 लाख पद अभी भी रिक्त हैं। मतलब हर 4 में से 3 पुलिस तो है, 1 पुलिस गायब है। मतलब पुलिस होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार अपने पुलिस को खुद ही नियुक्ति नहीं कर रही है। इसके कारण हो क्या रहा है, क्राइम रेट, जिसमें कि आप सामान्य सी चीज होती है क्राइम रेट, मतलब मर्डर की स्थिति यह है कि भारत में 1 लाख लोगों के ऊपर 3 मर्डर होता है। और भारत के बगल में एक मलेशिया है, वहां पर 6-7% भारतीय रहते हैं, करीब 30 लाख भारतीय रहते हैं। इतने भारतीय रहते हैं कि मलेशिया के बगल में सिंगापुर में आप मेट्रो ट्रेन में जाइए तो तमिल में वहां पर अनाउंसमेंट भी करता है, अंग्रेजी में भी करता है और तमिल में भी करता है। मतलब सिंगापुर के मेट्रो ट्रेन में तमिल में अनाउंसमेंट होता है, इतने भारतीय हैं। और वहां पर क्राइम रेट देखिए क्या है, क्राइम रेट भारत से 3 गुना कम है। 1 लाख लोगों पर सिर्फ 1 क्राइम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां की सरकार अपनी सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा रही है। हम लोगों के याद में इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ी नागरिक सुरक्षा की जो सेंध लगी थी, वो 9/11 को 9/11 जिसे कहते हैं, जिसमें कि न्यूयॉर्क के ऊपर हमला हुआ था, वो हुआ था 2001 में, हमें पता है। वो होने के आपको पता है, वो होने के बाद हम लोगों को पता है कि अमेरिका ने बहुत कुछ अफगानिस्तान पर बमबारी की और बिन लादेन को पकड़ लिया। वो सब बाद में घटना होती है सितंबर में, और 2.5 महीने के अंदर उन्होंने संसद में एक नया कानून लाया, उसको बोला होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट। और सिक्योरिटी एक्ट 2.5 महीने के अंदर उन्होंने अपनी देश को सुरक्षा दे दी। हालांकि बिन लादेन को मारने में 10 साल बाद लगा, 2011 लगा। मतलब पहले अपने नागरिकों को सुरक्षा देते हैं, दूसरे के ऊपर बदला बाद में लेते हैं। आप बदला बाद में लीजिए, पहले अपनी सुरक्षा तो कीजिए। सचिन तेंदुलकर भी छक्का बाद में मारता है, पहले हेलमेट और पैड पहन के उतरता है। आप हेलमेट और पैड तो पहन नहीं रहे, छक्का मारने की बात कर रहे हैं। भारत ने पहलगाम के बाद क्या किया, आप पहले तो बदला ले लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अभी तक सुरक्षा पर कोई चर्चा हुई है क्या कि इस तरह की चीज फिर ये घटना नहीं घटे? तो मेरे ख्याल से, और ये खास करके ये जो ढलाव आया है, ये जो स्लिप हुआ है, ये जो पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, 2014 के बाद से ज्यादा जा रहा है। जिस तरह से मनीष भाई ने कहा, यहाँ इस सरकार को भी पता है इस तरह की चीजों से शायद उनको कोई उनकी लोकप्रियता पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही घटना घटती रहे तो हमें पता है रातों रात एक निर्भया कांड हुआ था और पूरा का पूरा मसला खराब हो गया था। सरकार की पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो गई थी। और आजकल तो, और वो बातें, निर्भया कांड तो 2012 की बात है। अभी 2025 में इस तरह की स्थिति है कि अगर श्रीलंका के लोगों को गुस्सा आता है तो 6 घंटे के अंदर राष्ट्रपति को ऐसी की तैसी कर देते हैं। बांग्लादेश के लोगों को गुस्सा आता है तो 5 घंटे के अंदर अपने प्रधानमंत्री को भगवा देते हैं, वो कहते हैं कि भारत देश छोड़ के चले जाओ। नेपाल के लोगों को सिस्टम के ऊपर गुस्सा आता है तो 24 घंटे के अंदर इंटरनेट पर जाके पोल करवा के वहां का चुनाव आयोग बैठा रहता है और वो कोई एक ऐप से अपना पोलिंग करवा लेते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक सवाल जो है पुलिसिया सिस्टम के बारे में, मैं सर्वेश अब आपके पास आती हूँ कि आज पुलिस वाले अगर ये कहें, कोई आदमी डूब रहा है और पुलिस वाले ये कहें कि बहुत ठंड है भाई, मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता, उनके पास कोई तैराक नहीं है इसलिए नहीं जा सकेंगे, कोई छड़ लगे हैं बेसमेंट पे इसलिए नहीं जा सकेंगे, आखिर ये चीजें माफ करने लायक है? आज पुलिस वाले क्या मुंह दिखाएंगे? इसका मतलब तो ये है कि भाई लोगों को अब ट्रैवल करना बंद कर देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कोहरा या अंधकार है तो फिर आपको पुलिस बचाने नहीं आएगी। आदमी निकलता है घर से इस उम्मीद में कि कम से कम अगर मैं कहीं फंस गया तो पुलिस वाले हमको बचा लेंगे। आज क्या होगा उन सारे लोगों का जो रात के अंधेरों में चलते हैं? गिग वर्कर्स का आप देख लीजिए, कितने सारे गिग वर्कर्स है, वो रात में घर होम डिलीवरीज जाते हैं करने के लिए। वो तो थैंक गॉड मुनिंदर जैसा डिलीवरी बॉय था जिसने की उसकी मदद भी की, युवराज की करने की कोशिश की। वो बात दूसरी थी कि बेचारा वो नहीं उसको बचा सका, लेकिन उसने कोशिश तो की। लेकिन आज इन लोगों की भी जान, सबकी जान, जो भी आवाजाही उस स्ट्रेच पर कर रहा है, सबकी जान जोखिम में है। आज भी पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी या पुलिस वाले कहेंगे बहुत ठंडा है इसलिए हम पानी के अंदर नीचे नहीं उतरेंगे? ये तो मतलब ये तो बात किसी के गले नहीं पच रही है। देखिए, इसमें समझने की जरूरत यह है कि मनीष भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये पूरी तरह से डीएम के अम्बिट में आता है। और एनडीआरएफ तो खैर, अब जो डिजास्टर का पूरा समझिए वो जो अमला है वो पूरा डीएम के अंडर में, फिर सीधे जाके फिर पीएम के अंडर में ऐसे होता है। तो जिले की इकाई में डीएम ही गवर्न करता है डिजास्टर मैनेजमेंट को। और ये जो पिट खुला हुआ है और ये सारा मामला आता है प्रशासन और डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में। तो ये जो एसडीएम साहब थे, डीएम साहिबा भी बता रहे, तो डीएम साहिबा पे तो हाथ कोई लगाएगा नहीं, वो जो बता दिया उन्होंने वो बहुत सीधी सी बात है। तो पुलिस की जहां तक बात है, इससे पहले आज से जब से एनडीआरएफ बनी है, एनडीआरएफ बहुत ही ब्रेव
यूनिट है। एनडीआरएफ सारे सीएपीएफ से छाट छाट के जो बहुत अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, जवान होते हैं, पर्सन, उनको बनाया जाता है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, देश विदेशों में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। एसडीआरएफ भी अच्छी, पुलिस में ये बहुत शर्मनाक है, ये सुनना ही बहुत शर्मनाक है, क्योंकि नोएडा में ही मैं पर्सनली बहुत बहुत ब्रेव और बहुत गैलेंट पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूं, जहां जो बहुत बहादुरी से काम करते हैं। तो पुलिस पे आप ये समझिए कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, पहला सवाल उससे है। पहला सवाल ये है कि अब तक ये बना नहीं, कैसे नहीं बना, इस पे नजर कैसे नहीं गई लोगों की। दूसरा, इतना टाइम था, रिस्पॉन्स टाइम इतना ज्यादा था कि वो जो सिपाही बैठा है वो जिम्मेदार थोड़े, डिसीजन मेकर्स कहाँ थे? डिसीजन मेकर्स, ऐसा हो सकता है कि वो तो मनिंदर ने पूछा होगा कि क्यों नहीं जा रहा, उसने बता दिया। क्या डीएम साहिबा पूछती कि क्यों नहीं जा रहा, तो वो बोल पाता क्या सिपाही कि नहीं जाऊंगा अंदर? ये डिसीजन मेकिंग को, और ऐसा नहीं है कि अब आप पुलिस में या प्रशासन में तो आपको इतना सा टाइम मिलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन मेकिंग होती है, इसलिए इतना बड़ा एग्जाम लिया जाता है, यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम लेती है, लोग चुन के आते हैं, इसलिए इसी दिन के लिए आते हैं जब आपके डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आती है सामने। तो डिसीजन मेकिंग जीरो है, आप ये समझिए, ये तो सीधे सीधे प्रशासन पे है। पुलिस वाला, सिपाही जो वहां खड़ा है या कोई भी जो वर्दीधारी है, उसकी हिम्मत नहीं है कि उसको आदेश दिया जाए, आदेश का पालन ना करे। वो मुनिंदर को बोल सकता था, ये अपने अधिकारी को नहीं बोल सकता था। तो वहां पे कौन कौन से अधिकारी पहुंचे थे घटनास्थल पे? अगर नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे थे? और क्या क्यों नहीं ये डिसीजन लिया जा पाया समय पे? क्योंकि यहाँ बचा, देखिए, वो जो जो नवयुवक की जान चली गई, उसने बहुत 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 खुद बहुत बहादुरी दिखाई थी। वो कार के बाहर आया, उसने लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक, जब तक उसके अंदर जान थी, अपना सारा प्रयास किया। वो अपनी मोबाइल फ्लैश भी जला के बार बार दिखा रहा था, गुहार लगा रहा था, गाड़ी के ऊपर बीच बीच में दिखाई दे रहा था। ये 1:45 तक, जब तक सबमर्ज पूरी गाड़ी के साथ नहीं हो गया, तब तक उसने अपना सारा प्रयास किया बचने का। तो उसकी जिंदा दिली तो थी वहां पे, वो डिजर्व करता था कि वो बचाया जाए, पूरा समय था। तो ये बहुत बहुत ज्यादा शर्मनाक घटना है। इसकी जांच तह तक की जानी चाहिए कि कौन कौन इसमें था, और जो जो थे वो, ये खून, में फिर कह रहा हूं, ये खून उनके हाथों पे है। ये अगर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है इस सरकार में, अभी तक तो मुख्यमंत्री जी में थोड़ा सा भी इंसान बचा हुआ है, मुझे उस पर भी संदेह है वैसे, लेकिन अगर बचा हुआ है तो ये मुद्दा इतना छोटा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे जो भी जिम्मेदार हैं, उनको या तो जेल होनी चाहिए, या तो उनको घर जाना चाहिए, उनको सजा, जो भी कठोरतम दंड है वो दिया जाना है, क्योंकि एक जान नहीं गई है। लोगों के अंदर जो भय व्याप्त होगा अब तो मुझे हमेशा लगेगा कि मैं अंधेरी रात में फॉग में गाड़ी कहीं भी चला रहा हूँ इस प्रदेश में, तो अगला कलवर्ट क्या होगा, वो गाड़ी मेरी कहाँ जाएगी, और उसका कोई बचाने भी नहीं आएगा। मुझे ये भी पता है कि कोई नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये सवाल इस डिबेट में उठाया है। और अब अंतिम कमेंट बहुत संक्षेप में मनीष जी और सिद्धार्थ के पास। मनीष जी, आपके पास आती हूँ पहले, क्या कहेंगे इस पूरे घटना पर? और वही बात, वही सवाल बार बार आता है कि एक ऐसी दर्दनाक घटना की जवाबदेही कौन तय करेगा और कैसे तय होगी? बहुत संक्षेप में, और उसके बाद फिर सिद्धार्थ के पास। जी नहीं, उससे एक मैसेज उस हिस्से में चला गया जो अभी हाईवे पे चलता है लगातार। वो जो एक बड़ा हिस्सा है जो आमतौर पे आप देखिएगा ना कि अभी जो जितने उत्तर प्रदेश हाईवे का बहुत सेंटर बन गया है आने वाले समय में, और वहां दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है, और वहां कोई इमरजेंसी आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, दूर दूर तक उस पर बात होती रही है। तो अब ये सोचना पड़ेगा उस हिस्से को भी जो अभी तक अपने आप को सुरक्षित मान रहा था। जनरली वो ये मान रहा था कि ये जो भी संकट बढ़ रहा है, या पुलिसिया जो भी कार्रवाई है, या तरह तरह के जो उत्पीड़न है, वो कुछ खास टारगेटेड समूह है, उन्हीं को वही टारगेट होंगे। उस संकट के दायरे में उसमें शायद हम नहीं आएंगे। एक बड़ा हिस्सा ऐसा सोचता रहा है। उसको मैं उसके ऊपर व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं इस पे। उस हिस्से को भी अब सोचना पड़ेगा कि वो जो अपने को सुरक्षित समझ रहा था, वो जो एक बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो जो हमेशा सरकार के पक्ष में अलग अलग कारणों से, खास लोकेशन के चलते, खास तरह के काम के चलते, खास तरह के सिस्टम में रहने के चलते, जो आमतौर पे वो ये छूट दिए हुए था इस सरकार को, उसे भी अब ताकतवर तरीके से अपने अधिकारों को लेकर के उतरना होगा। अन्य समाज के बड़े हिस्से पे हमला तो बहुत पहले से चल रहा, बहुत बड़ा हमला है। इस दौर में समाज के जो कमजोर हिस्से हैं, उनके ऊपर हमला की तो इम्तिहान है ना। वो हिस्सा जो आमतौर पे अभी थोड़ा समझता था, उसे सचेत होना पड़ेगा। उसके बीच में जाने का समय आ गया। उसके बीच में भी उसको भी इस सरकार की असली चेहरे को ले जाने का समय आ गया है। ये अब जो आंदोलन की फोर्सेज हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, जो रही हूँ 2 सेकंड के लिए, अभी 50 सेकंड पहले की ये खबर आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज है कि जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं एम लोकेश, उनको पोस्ट से हटा दिया गया है इस 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद।
और इसके अलावा टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द इंसिडेंट, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑर्डर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ 3-member स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एंड सॉट अ डिटेल्ड रिपोर्ट विद इन 5 days। ये 3 मेंबर की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई है एंड सॉट अ डिटेल्ड रिपोर्ट, 5 दिन के अंदर उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई है। एसआईटी में कौन कौन है ये भी आपको बता देते हैं। डिविजनल कमिश्नर ऑफ मेरठ, ADG of Meerut Zone and the Chief Engineer of the PWD, underscoring the government's focus on accountability and administrative lapses। ये अभी 50 सेकंड पहले की खबर है। जी मनीष, एक अंतिम कॉमेंट, उसके बाद सिद्धार्थ जी, के बस पास मेरा एक कहना है कि ये बिल्कुल डाइवर्जन की कार्रवाई है। ये डीएम के पास जाता है, ये डीएम के ऊपर उस मंत्री के पास जाता है जो इसको देखता है, और उसके ये मुख्यमंत्री के पास जाता है। इसके इतर इस पे बात करना बकवास है। ये न्यायिक जांच की डिमांड इस पे होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो डिसीजन मेकिंग जो हिस्सा है, जो सबसे ऊपर बैठा हिस्सा। आप ये कह रहे हैं कि एसआईटी आई वॉश है, कुछ इससे कुछ नहीं होना? बिल्कुल नहीं। सत्ता ने उसका कैरेक्टर बदल दिया है। मैं कह तो रहा हूं, जो पुलिस तंत्र है, जो नौकरशाही है, अब तो वो दूसरी दिशा में भी बढ़ रहे हैं। उस पूरे तंत्र को उन्होंने पार्टी संगठन में बदल दिया है। ड्रामा होगा, इस ड्रामे को नहीं चलने देना चाहिए। ये मुद्दा बनना चाहिए। ये एक न्यायिक जांच जो है, सिटिंग जज से न्यायिक जांच एक जो है, और आप कह लीजिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये इस दिशा में बढ़ना चाहिए। ये मांग होनी चाहिए, और जो असली डिसीजन मेकर हैं उनको टारगेट करना चाहिए। ये केवल ये बहकाने और भटकने चीजों को नहीं देना चाहिए। ठीक है, सिद्धार्थ क्या कहेंगे अंत में? जी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वहां के सूबे के मुख्यमंत्री अभी तक ये नहीं, एक सेंटेंस, एक सामान्य सा वाक्य नहीं बोल रहे हैं कि जो भी दुर्घटना घटी, मेरी तरफ से गारंटी है कि इस तरह की दुर्घटना फिर से नहीं घटेगी। आप लाख पोस्टमार्टम कीजिए, जो मर गया वो वापस नहीं आने वाला। आप केवल कल्प्रिट को पकड़ने की, किसने गलती की उसको टांगने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को सुरक्षा की आप गारंटी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से फेडरल देश के दर्शकों को आप सोचना है, आपका ड्राइवर कार चलाना छोड़ के आपके बच्चे को अगर पढ़ाने लगे, तब तो आपको दो तरफा घाटा होने वाला है। न तो आपकी कार चलेगी और न ही आपका बच्चा पढ़ेगा। सरकार नाम की जो इकाई है, कोई भी सरकार, मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत भर में, दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी सरकार है, तो उस सरकार से सुरक्षा मांगिए। आप खुद 100%, 100% सुरक्षित हो जाएंगे तो अपना विकास ना आप खुद कर लेंगे। आपका विकास करने के लिए सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सुरक्षित होंगे तो खुद विकास कर लेंगे। क्योंकि ये जो घटना है ना, ये बहुत बड़े बीमारी की एक शुरुआती लक्षण है, जिस तरह से मनीष भाई ने कहा। और ये बात नहीं है कि ये बड़े लोगों तक अब सटा नहीं है। कल इंदौर में क्रिकेट मैच हुआ था, हमने देखा सोशल मीडिया पे, भारत टीम के सारे खिलाड़ी, जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, वो अपना पानी और वाटर फिल्टर और वाटर प्यूरिफायर लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े लोगों को भी अब इस सरकार से आपको सुरक्षित महसूस आप नहीं कर रहे हैं। तो अगर सरकार नाम की इकाई सुरक्षा ही नहीं देगी और सुबह से शाम तक उपदेश देगी और कहेगी कि हम विकास करेंगे, तो विकास तब होगा ना कि एक, हम लोगों के पूर्वांचल में एक बहुत छोटी सी कहावत है, मेरे ख्याल से मनीष भाई समझेंगे, जिंदा रह भाई तब मैं कुछ जीवन कुछ भोग भाई, जिंदा रहेंगे तब तो आप भोगिएगा, आप मर गए उसके बाद भोग क्या करेंगे। तो ये जो आप विकास कह रहे हैं, विकास के बाद जो लोगों का कुछ भोग होने वाला है, लोगों की जिंदगी में आनंद आने वाला है, तो जिंदा रहेंगे तब तो आनंद आएगा। जिस तरह की स्थिति है उसमें जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आनंद क्या लेने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से फेडरल देश के दर्शकों को अब ये बहुत समय, ये एक बहुत बड़ी बीमारी का शुरुआती लक्षण है। ये चीज आपके घर तक पहुंच चुकी है। आपसे बड़े लोग, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे लोग अब पानी अपना लेके घूमना शुरू कर दिए हैं, उनको भी अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार नाम की इकाई, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, वो जब जब आपको कहे कि हम आपको फलाना चीज देंगे, ढिमकाना चीज देंगे, तो सबसे पहले पूछिए सुरक्षा दोगे कि नहीं दोगे। पहले सुरक्षा दोगे, उसके बाद हम अपना विकास खुद कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आज युवराज मेहता के इस पूरे परिवार के साथ फेडरल देश इस समय खड़ा है और हम अपनी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ प्रकट करते हैं। लेकिन ये वाकई में ऐसा मामला हो गया है कि कुछ भी शब्द शायद कम पड़ेंगे इस दर्द को बयान करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो कहते हैं, पुलिस वालों को ये कहा जाता है कि आप, जनता जहां जाती है वहां पुलिस उसके साथ रहती है। अब देख लीजिए जनता के साथ कितना पुलिस खड़ी हुई आपको मिल रही है। बहुत ही दर्दनाक ये इंसिडेंट रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश त्रिपाठी, मनीष शर्मा जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।